सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी ये जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ये चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में अभी तक हम लोग बहुत सारे लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग 2 सेलों को, 3 सेलों को, 4 सेलों को आपस में जोड़ते हैं और उस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है, उस संयोग का नाम क्या होता है। तो बच्चों यहां पर हम 2 क्रम पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, जैसा आप लोग 10th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारा समांतर क्रम संयोजन, इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और श्रेणी क्रम संयोजन को कहा जाता है बच्चों क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह सब मिलता है टेलीग्राम पे। तो हमारा जो टाइटल होता है कि भाई मात्रक और महत्वपूर्ण नोट्स के साथ सेशन को आपको देखना है बच्चों। चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। शुरू करते हैं बच्चों। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि कैसे हम लोग सेलों का संयोग करते हैं। बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई छोटा सा सेल हो तो उससे बहुत अधिक विद्युत धारा नहीं ली जा सकती है, लेकिन अगर वही सेल आपका बड़ा हो जाए तो उससे अधिक धारा ली जा सकती है। लेकिन कितना बड़ा कर लोगे उसको, इसलिए सेलों को आपस में जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम लोग सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे जो बनता है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास एक सेल ये है, और इस सेल का ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा धन सिरा है और ये हमारा ऋण सिरा है। अगर इन दोनों, ये जो एक सेल बना हुआ है, इसी तरीके से हमारे पास एक और सेल है और वो इसका धनात्मक सिरा है और उसके बाद ये इसका ऋणात्मक सिरा है। जैसा सभी जानते हो कि धनात्मक सिरा के लिए बड़ी वाली लाइन और ऋणात्मक सिरा के लिए हम लोग छोटी वाली लाइन करते हैं। अगर इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूं तो हमारा बैटरी बन जाएगा। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक सेलों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, बैटरी। लेकिन मन में एक सवाल आया होगा कि क्या यही क्रम है इनको जोड़ने का? क्या हम लोग इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते? आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर नहीं आया तो अभी आ जाएगा कि क्या सर हम इन लोगों को ऐसे नहीं जोड़ सकते? ऐसा भी तो जोड़ा जा सकता है। या सर अगर मेरे पास तीसरा होता तो मैं उसको ऐसे जोड़ लेता। तो यार इस तरीके के कॉम्बिनेशन हमने 10th क्लास में ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ रखे हैं कि जब हम लोग सेलों को, या सेलों को नहीं, वहां हम लोगों ने प्रतिरोधों को जोड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे वहां पर प्रतिरोधों को जोड़कर हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था, यहां पर हम लोग भी क्या करेंगे बच्चों, इन सेलों को आपस में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध के साथ साथ तुल्य हम लोग विद्युत वाहक बल को भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए फिर इस सेशन को फाइनली अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, और अब हमारा स्टार्ट होता है क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन पढ़ लेते हैं कि विद्युत सेल विद्युत धारा का एक स्रोत है। विद्युत सेल से अधिक प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए सेलों से बहुत अधिक अगर धारा प्राप्त करनी है तो उन्हें जोड़ना पड़ेगा। यह प्रायः 2 प्रकार का होता है, और पहला है हमारा, जो पहला है वो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अभी तो हमने बस ट्रेलर दिया हुआ है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा दूसरा, ये समांतर क्रम संयोजन। तो पहला हो गया श्रेणी और दूसरा हो जाएगा बच्चों समांतर। तो आपको बस ये लिख लेना है। समांतर को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, तो इसको भी लिख लेना है कि भाई ये हमारा पार्श्व क्रम संयोजन भी कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए हम हेडिंग डालते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन आखिर क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि श्रेणी क्रम में एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ता है, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के धन से जुड़ जाएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर कुछ सेल है, हमने सेल बनाए। मान लो बच्चों कि मेरे पास एक ये सेल है जिसका एक धन सिरा है और उसका एक ही हमारा ऋण सिरा है। तो ये 2 हमारे क्या हो गए बच्चों, सिरे हो गए।
अब एक क्या करते हैं, दूसरा एक और सेल बनाते हैं और उसका एक जो है वो धन सिरा होगा, जैसा तुम लोग सभी लोग यार ये जानते हो कि एक उसका कैसा सिरा होगा, एक उसका धन सिरा होगा और एक उसका ऋण सिरा होगा। अगर इस तरीके से हम लोग सेलों को आपस में जोड़ देंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। समझ गया बच्चों? अब मान लिया कि इस पहले सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है, E है। तो हमने मान लिया कि इस पहले सेल का, देखो एक काम और करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, जैसा कि बुक में भी नहीं दिया है लेकिन उससे अच्छा मैं आपको बताऊंगा। देखो मान लो कि आपके पास एक सेल है और सबको पता है कि सेल में आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो बच्चों पहले सेल का ये हमने आंतरिक प्रतिरोध बना लिया है, जिसको हम लोग R से लिखते हैं, स्मॉल r। तो पहले सेल को R1 दे दिया और इसका विद्युत वाहक बल हमारा E हो जाएगा, तो हमने इसको E1 नाम दे दिया। अब इसके बाद एक और हमारे पास है सेल, और इसमें इस बार जो हमारे पास सेल है, इंतजार करना थोड़ा, इस बार जो हमारे पास सेल है वो ऐसे है, ये हमारा इसका धनात्मक सिरा और ये इसका ऋणात्मक सिरा। इसका भी विद्युत वाहक बल कुछ न कुछ होगा जरूर, और उसके बाद जिसका नाम हमने दे दिया है E2, और इसमें आंतरिक प्रतिरोध है जिसको हमने R2 नाम दे दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं क्या, दो सेलों को आपस में। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अगर हम लोग ऐसा ना करें, हम सिर्फ एक ही जोड़ें, जैसे कि यहां देखिए हम सिर्फ एक ही जोड़े बच्चों, ये इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका निगेटिव टर्मिनल, और इसमें एक हमारा क्या है, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट होगा। भाई R इक्विवेलेंट मतलब R हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, और इसका विद्युत वाहक बल जो होगा वो हमारा E इक्विवेलेंट होगा, जिसको हमने अलग से नाम दे दिया। इसका यह मतलब है कि अगर इस तरीके से होगा तो श्रेणी क्रम होगा, लेकिन अगर उनका मुझे तुल्य निकालना है तो हम ये वाला फिगर बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमने इसमें कुछ बिंदुओं को ले लिया है। मान लीजिए कि ये हमारा एक बिंदु है जिसको हमने नाम दिया A, और ये हमारा दूसरा बिंदु है जिसको हमने नाम दिया C, और बीच में एक और बिंदु है जिसको हमने नाम B दिया हुआ है। तो पहले हम A और B के बीच में विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध लिखेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों। तो अगर इस सेल में I हमारी धारा बहेगी तो उस सेल में भी हमारी I धारा ही बहेगी। इसका मतलब है श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो आप यहां लिख सकते हो कि हैशटैग बना के बच्चों कि धारा कैसी होगी, समान होगी। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए कॉन्सेप्ट वे में आराम से चल रहा हूं। धारा क्या होगी बच्चों, समान होगी। अब हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन कर चुके हैं। हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन के साथ साथ हम लोग धारिता को भी, मतलब उसका भी संयोजन निकाल चुके हैं। तो इतना तो पता ही चल चुका है कि समांतर क्रम में विभवांतर जो है समान होगा और धारा असमान होगी, और श्रेणी क्रम में धारा समान होगी और विभवांतर असमान होगा। इसका मतलब कि इसी केस में हमारा जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, टर्मिनल जो मेरा विभवांतर होगा वो असमान होगा। तो टर्मिनल विभवांतर मेरा असमान होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको लिख लेनी है इसी फिगर के नीचे। अब हमें यह निकालना है कि पहले सेल में कितना होगा टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल। अच्छे से समझना। तो हमने लिखा कि बिंदु A व B के बीच, A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो हमने लिखा A व B के बीच क्या बच्चों, टर्मिनल विभवांतर। अब ये जो मेरा टर्मिनल विभवांतर आएगा A और B के बीच, वो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे V A और उसके बाद B। अब ये जो टर्मिनल विभवांतर आएगा, अच्छे से समझना, एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पिछले सेशन में डिराइव किया हुआ है कि E बराबर V प्लस IR, जहां हमारा E जो होता है वो विद्युत वाहक बल है, V हमारा टर्मिनल विभवांतर है, और I हमारी उसमें बहने वाली धारा है, और R हमारा उसका आंतरिक प्रतिरोध है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं कि V इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से समझना, E माइनस IR, तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर ये गलत है। क्या ये आप कह सकते हो? नहीं।
तो इसलिए अगर पहले सेल के पास विद्युत वाहक बल E1 है तो इसी फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं कि E1 माइनस I और उसके बाद R1, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, तो हमने इसको लिखा कि ये हमारा पहला समीकरण है। अब हमें क्या करना है, हमें B और C के बीच टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिंदु B व C के बीच, बिंदु B व C के बीच टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। जिनको लगता हो कि ये स्लो में पढ़ा रहा हूं ना, वो बच्चों थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया हमारा इनके बीच क्या टर्मिनल विभवांतर, जो कि हमारा होगा V BC इज इक्वल टू, अब दूसरे वाले के पास विद्युत वाहक बल E2 है, उसमें धारा तो I ही बह रही है, लेकिन उसका R2 चेंज है। क्या है, मतलब R जो है आंतरिक प्रतिरोध वो हमारा बदल गया है। अब अगर मुझे यहां पे ये निकालना हो कि इनके पास कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो मैं, या कुल टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, अगर मुझे ये निकालना हो तो हम लोग इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही तो करेंगे ना, बोलो एक बार, यही करेंगे ना। हाँ, तो अब हम लोग, अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा अब, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा अब। थोड़ा सा बच्चों इसको हम छोटा करेंगे। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड वेट करना। ठीक है, सेलेक्ट हो गया ऑल, और इसको हम थोड़ा छोटा, यार ये क्या हो रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक, अगले पेज पे जाते हैं, लेकिन इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, दूसरे पेज पे जाते हैं। अब हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे। तो हमने लिखा कि समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या आएगा मेरा बच्चों, देखो मेरा आएगा VAB प्लस VBC। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो मेरा ज्ञात हो जाएगा तुल्य टर्मिनल विभवांतर। ठीक, तो मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं बच्चों। तो मैं लिख रहा हूं कि VAC ज्ञात हो जाएगा मुझे, और वो हो जाएगा मेरा VAB और प्लस V, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। क्या आया था वैल्यू, E1 माइनस I R1, ये आया था, और प्लस E2 माइनस I R2, ये आया था बच्चों। मैं E1 और E2 को पहले लिख लेता हूं। तो मैंने लिख लिया इसको कि ये हमारा E1 माइनस, फिर उसके बाद प्लस E2 और माइनस I R1 प्लस R2। ठीक है, I R2 होना चाहिए, I R2। ठीक, अभी ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, VAC। ठीक, समझना अच्छे से। अब अगर मैं इसमें कुछ कॉमन लूंगा, देखो क्या कॉमन ले रहा हूं यार, यहां से मेरे पास I कॉमन है, तो माइनस I कॉमन लूंगा, अंदर जो हो जाएगा मेरा, देखो एक चीज मैंने मिस्टेक किया, यहां पे मेरा माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा करके इसको सही कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर माइनस होना चाहिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये हो गया, और यहां हो गया हमारा VAC। अब लेकिन इस चित्र को देखो जरा, इसमें अगर हमारा एक ही सेल लगा होगा तो क्या होगा, अगर एक ही सेल लगा होगा और हमारा उसका आंतरिक प्रतिरोध R होगा तो हम उसको R इक्विवेलेंट बोलेंगे, R तुल्य। तो यदि हम लोग इन दोनों सेलों को एक सेल से प्रतिस्थापित कर दें, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से समझना, यदि दोनों सेलों को
मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बच्चों। यदि दोनों सेलों को एक सेल से प्रतिस्थापित कर दें, से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जिसका विद्युत वाहक बल कितना हो बच्चों, E इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना हो बच्चों, R इक्विवेलेंट हो, तब अब सोचो तब क्या होगा। तब ये होगा कि जो मेरा VAC आएगा, मतलब भाई इनके बीच में ही तो आपने दोनों को बिठा दिया, तो एक यहां पर A हो गया और ये मेरा पॉइंट C हो गया। इनके बीच में अगर मैं ज्ञात करूंगा कि टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और धारा के बीच में संबंध क्या है, तो आएगा VAC बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बोलो। अभी इससे पहले मैं 2 समीकरण मान चुका हूं और ये मेरा समीकरण नंबर 3 हुआ और ये मेरा समीकरण नंबर 4 हुआ। यार समीकरण नंबर 3 को अगर हम 4 के साथ तुलना करके देखें तो हमारा E इक्विवेलेंट की जगह पे लिखा हुआ E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की जगह पे लिखा हुआ कि R1 प्लस R2। तो हम लोग कर लिखेंगे बच्चों कि समीकरण बहुत आसान है। समीकरण 3 व 4 की तुलना कर रहे, तुलना करने पर अगर हम इनकी तुलना कर रहे हैं तो हमें यह पता चल रहा है कि जो E इक्विवेलेंट है वो E1 प्लस E2 है। यह हमको यहां से पता चल रहा है और साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि R जो इक्विवेलेंट का मान है वो R1 प्लस R2 है। तो ये तो हमने अभी 2 सेल आपस में जोड़े थे। सोचो यार इसी तरीके से अभी बहुत सारे सेल आपस में जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। समझिए मेरी बात को ध्यान से। मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, मैंने सिर्फ 2 सेलों को आपस में जोड़ा और ऐसे जोड़ा कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरे का फिर आगे ऐसे ही जुड़ते हुआ जाएगा। तो ये चीज मैंने लिख दिया। आप चाहो तो 3 के लिए कर सकते हो ऐसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने लिखा कि इसके बीच में टर्मिनल विभवांतर, इसके बीच में टर्मिनल, और मैंने ये माना कि अगर एक ही सेल लगा हुआ है तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर ये कॉम्बिनेशन आएगा। और हमने यहां से E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी भी बच्चे को समस्या होगी। ये फॉर्मूला अलग से आ सकता है, ये फॉर्मूला अलग से आ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है और ये भी आ सकते हैं। अब बच्चों इसके नीचे एक नोट लिखना है और वो नोट ये है कि यदि n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, बहुत आसान टॉपिक है। अगर n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो मेरा जो E इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस डॉट 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 ये आएगा En। देखो एक्चुअली जो E बनाया जाता है वो ऐसे बनाया नहीं जाता, लेकिन हम इसलिए बनवा रहे हैं कि आप वो बनाओगे आपको बहुत समस्या होगी। ऐसे बनाया जाता है बच्चों, ऐसे, ठीक, लंगड़ा वाला है, समझ रहे हो ना। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने E इक्विवेलेंट निकाला है। अब अगर हम लोग इसी का तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हम R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3 और इसी तरीके से डॉट 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 Rn। ये हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट जब हम लोग सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बच्चों। ठीक, तो कुछ था ही नहीं।
अब हम लोग आते हैं समांतर क्रम में। अब देखो समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से और ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। मतलब हम लोग करते क्या है कि जितने भी सेल होते हैं हमारे, इनके सबके जितने भी धन होते हैं सिरे, उनको एक बिंदु से जोड़ते हैं, और जो ऋण सिरे होते हैं उनको हम लोग एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ऐसा करने पे जो कॉम्बिनेशन बन के आता है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। यार इसका मतलब किया क्या जाता है, ध्यान से समझना। मान लो कि आपके पास एक सेल है ऐसे, आपके पास एक ऐसा सेल है ऐसा, और इसका ये है हमारा आंतरिक प्रतिरोध जिसको हमने नाम दिया हुआ है R1, अभी नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और सेल है, और इसका भी हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इनको हम लोग क्या करें, इनके सारे पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में ऐसे जोड़ लें बच्चों, आपस में हम लोग ऐसे जोड़ लें जैसे कि पॉजिटिव एक तरफ और निगेटिव एक तरफ, ऐसे जोड़ दिया जाए बच्चों। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा बच्चों क्या, समांतर क्रम संयोजन सेलों का। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है इसको R1 नाम दिया, और इसको R2 नाम दिया, इसको हमने E2 नाम दिया, और इसको हमने E1 नाम दिया। अब उसके बाद ये हो गया हमारा एक बिंदु A, और उसके बाद ये हमारा दूसरा बिंदु C, और यहां पर बीच में दो हैं, एक को हमने B1 नाम दे दिया और एक को हमने B2 नाम दे दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कुछ था इसमें, कुछ था ही नहीं। अब अगर हम लोग इनको दोनों सेलों की जगह पे केवल एक ही सेल जोड़े तो क्या होगा, तो बच्चों ये होगा कि एक सेल होगा इस तरीके से, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब उसके बाद इनका कहीं ना कहीं, ये बात तो सभी लोग जानते हो कि कहीं ना कहीं इनका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। तो इसका ये हमने आंतरिक प्रतिरोध बना दिया है, और ये जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो R इक्विवेलेंट होगा, और ये हमारा E इक्विवेलेंट होगा, और यहां पर एक बिंदु मिलेगा C, और यहां पर एक बिंदु मिलेगा हमारे पास A। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आज बड़ा मजा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने में, ये बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाने। ठीक, अच्छा समझ में आया, क्लियर, अच्छे से आ गया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। अब सबको यह बात पता है। अच्छा देखो एक सेकंड में आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे देखो हमने धारा नहीं बनाई थी, तो हम धारा भी बना देते हैं ताकि आप समझ जाओ कि यहां पे जो धारा बह रही है वो I है, और यहां पर भी जो धारा बह रही है वो भी क्या है, I है, और 1 कर दिया मैंने। और यहां पर भी जो धारा बहेगी वो I ही बहेगी, सेल से धारा। ठीक है, समझ गए, आ गया होगा अभी आपको। यहां पे आ जाओ, इसको देखो बच्चों अच्छे से, अब अच्छे से समझना इस बात को। देखो अब बच्चों यहां जो धारा बहेगी इस सेल से जो बाहर निकलेगी वो होगी हमारी I धारा, यहां पर भी जो धारा होगी वो हमारी I धारा होगी, लेकिन यहां जो धारा होगी वो हमारी I1 होगी, और यहां पे जो धारा होगी वो हमारी I2 होगी। इसका मतलब है जो I है वो दो हिस्सों में बट चुकी है। ये कलर अच्छे से नहीं अगर दिखाई दे रहे हैं तो मैं थोड़े लाइट कलर लेता हूं अभी, और थोड़े हल्के कलर लूंगा मैं। ठीक, अब उसके बाद यहां जो धारा आएगी वो धारा हो जाएगी हमारी I1, और यहां पर जो होगी वो होगी हमारी I2। ठीक, लेकिन इस सेल से जो यहां धारा होगी वो हमारी I ही होगी, और यहां पर भी जो धारा होगी वो हमारी I ही होगी। देखो इसीलिए मैं आपके सामने बना रहा हूं बच्चों। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, और वो होता है V इक्वल टू द E माइनस IR। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहां से I की वैल्यू को निकालूं तो IR तो इधर ले आऊंगा और V को उधर लेके जाऊंगा। तो जब मैं V को उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा E, और उसके बाद माइनस V, और यहां से I का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा मेरे पास E माइनस V अपॉन में R। इसका अभी हमें काम लगेगा, अच्छे से देख लो, इसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये मैंने अलग से लिख दिया है, इसको आप
हैशटैग नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड इंतजार करो, ये हम इसको नोट करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो अब जरा ध्यान से देखना, हम यहां लिखेंगे कि पहले सेल में बहने वाली धारा। देखो बहुत ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आसान है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले सेल में बहने वाली धारा, और दूसरी चीज यहां लिख लो हैशटैग बना के कि धारा समान है, सॉरी धारा असमान है, धारा असमान है और टर्मिनल विभवांतर जो है वो समान है। इसका मतलब जो टर्मिनल विभवांतर पहले सेल के पास होगा वही टर्मिनल विभवांतर दूसरे सेल के पास भी होगा। समझ में आई बात? ठीक, तो पहले सेल में बहने वाली जो हमारी धारा होगी वो होगी हमारी I1 इज इक्वल टू, देखो उस फॉर्मूले से लिखेंगे पहले सेल का विद्युत वाहक बल माइनस, देखो विद्युत वाहक बल अलग क्यों है, क्योंकि प्रतिरोध अलग है ना, इसलिए विद्युत वाहक बल तो अलग होना ही होना है। ठीक, ये भी समझ लो क्योंकि ये सब काम आएगा अभी। ठीक, अच्छा E1 माइनस V और उसके बाद फिर होगा हमारे पास R1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे दूसरे सेल में बहने वाली धारा, तो हमने यहां लिखा दूसरे सेल में बहने वाली धारा। ओके, सो दूसरे सेल में बहने वाली धारा, और दूसरे सेल में जो बहने वाली धारा होगी वो होगी हमारी I2 बराबर E2 माइनस V और अपॉन में R2, ये आएगा और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। समझ में आया? अब इस समीकरण नंबर 1 को देखो और 2 को देखो, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि परंतु, अब यहां से मैं पेन चेंज कर रहा हूं अपना, ठीक है, परंतु कुल धारा जो मेरी होगी वो क्या होगी बच्चों? कुल धारा होगी हमारी I बराबर I1 प्लस I2, ये होगी हमारी I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को लिखेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो नए पेज पे जाते हैं, समझने की कोशिश करना। तो मेरा हो जाएगा I बराबर I1 का वैल्यू था हमारे पास E1 माइनस V अपॉन में R1, ठीक है, ये था। और I2 का वैल्यू था E2 माइनस V अपॉन में R2। समझ में आई बात? अब देखो हम करते हैं इसमें थोड़ा सा खेल। ये E1 अपॉन R1 होगा माइनस V अपॉन R1 होगा, फिर यहां से E2 अपॉन R2 होगा, मतलब हमने अलग अलग कर दिया है, और यहां से हो जाएगा, और ये हमारी I बराबर ये धारा होगी। ठीक, अब करते क्या है कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, इनको पास पास लिखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस V अपॉन R1 माइनस, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से आपको? फिर उसके बाद V अपॉन R2। ओके बच्चों, अब देखो बातें मत करो, सिर्फ यहां पे समझो अच्छे से। तो यहां हो जाएगा हमारे पास E1 और उसके बाद R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक, अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं और V कॉमन लेते हैं, हमारे पास अंदर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हमारे पास हो जाएगा। और उसके बाद इसको भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास I। ये हमारा जो यहां से एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा एक मेन फॉर्मूला यहां से तैयार हुआ है, और ये I बराबर, ठीक, ये हो गया हमारा। लेकिन अब बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना, जैसा मैंने बोला था कि अगर केवल एक ही सेल यहां पर लगा हो तो आखिर क्या होगा। अगर एक ही सेल लगा होगा तो E नहीं, हमारा E इक्विवेलेंट होगा, और R नहीं, हमारा R इक्विवेलेंट होगा, और जो I होगी वो होगी E माइनस V अपॉन R, मतलब जो धारा बहने वाली है वो ये बहेगी। ठीक, आ रही बात समझ में? तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ लिखना है। तो हमें यहां लिखना है कि यदि दोनों सेलों को
दोनों सेलों को एक एक सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जिसका मुझे था इंतजार, तो जिसका विद्युत वाहक बल, E1 नहीं E इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तब बच्चों क्या होगा? तब यहां से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा और वो होगा I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको भी थोड़ा अलग अलग कर दें तो हम इसको कर दें R इक्विवेलेंट अपॉन E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर मैं ये कर दूं और उसके बाद बहुत अच्छे से समझना, मैं इसमें लिख दूं कि E और R इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V कॉमन ले लूं और उसके बाद कर दूं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट और यहां पर भी ब्रैकेट बंद कर दूं और उसके बाद ये I कर लूं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 समीकरण मान रखे हैं, मैंने यहां पर 2 और समीकरण मान लिए और जो कि हमारा ये हो गया तीसरा समीकरण, और इसको यार हमने मान लिया चौथा समीकरण। इन तीसरे और चौथे समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें, आज से पहले इतनी शानदार, मतलब कहूं तो इतना काम होके मैंने क्लास नहीं लिया था, इतना शांत होके। आज बड़ा आराम से क्लास ले रहा हूं, देख रहा हूं कि क्या आएगा आप लोगों का रिस्पॉन्स। अगर ऐसा ही चाहिए ना सारा क्लास तो बताना, एक बार एक एक पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करें। अब देखो, आई से आई खत्म, इसकी जगह पे यार ये लिखा हुआ है और इसकी जगह पे वो लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम लोग समीकरण 4 व 5 की तुलना कर दें, 3 व 4 की, समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दें, समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दें अगर, तो यहां से हमारे पास 2 रामबाण वाले फॉर्मूले निकलेंगे और वो है हमारे पास कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मेरे पास निकलेगा E1 प्लस E2 और अपॉन में यहां पर R1 और R2। देखो एक बात याद रखना, मैंने अपॉन में R1 और R2 जो बोला है, यहां पे अलग अलग हैं दोनों, ये बात अच्छे से याद रखना। आप एक ही में मत कर देना, एक ही में करोगे ना तो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, सभी बात ये जानते हो अच्छे से। तो यहां से मेरे पास ये फॉर्मूला निकला और ये हमारा ये हो गया। इसी तरीके से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर निकलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो हम नए पेज को लेते हैं, हमने लिखा कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके से हमारे पास ये 2 फॉर्मूले मिल जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छे से समझना, और वो ये है कि नोट है हमारा आज का, ठीक है, आज का हमारा ये नोट है। अब अच्छे से मेरी बात को समझना प्लीज, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छा वाला और कोई दूसरा कलर ले रहा हूं। देखो नोट है हमारे पास कि यदि नोट है हमारे पास कि यदि n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, कौन से क्रम में जोड़ा जाए बच्चों? n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब
तब होगा क्या बालक, तब ये होगा कि जो मेरा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट आया था वो आएगा बच्चों E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 प्लस, आप तीसरी बार भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डॉट 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 3 बार करो और उसके बाद प्लस हमारे पास हो जाएगा En, मतलब जो nवा होगा, और उसके बाद Rn। ये फॉर्मूला बनकर आएगा। इसी प्रकार एक और बनकर आएगा और वो होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉट डॉट करके 1 अपॉन Rn हमने लिख दिया। उम्मीद है हमें कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, चलो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिए हैं। कुछ किया मैंने नहीं, अब आपको अगर नहीं समझ में आया है तो 1 सेकेंड का मतलब 1 मिनट का हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 सेलों को लिया और हमने उनको जोड़ दिया बच्चों समांतर क्रम में। कैसे जोड़ा? सारे सेलों का एक सिरा मतलब धनात्मक सिरा एक तरह से जोड़ दिया और ऋणात्मक सिरा एक तरफ से जोड़ दिया। धन सिरे से जो धारा निकल रही है पहले सेल से वो हमारी I1 है, दूसरे सेल से जो धारा निकल रही है वो I2 है, और उसके बाद जुड़कर आपस में A पॉइंट पे वो धारा हो रही है I। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर इस फिगर का हम तुल्य फिगर यहां पर बनाएं तो आखिर क्या आएगा? वो बच्चों आएगा हमारा कि ये एक सेल बन जाएगा बस, और जिसका हमने यहां पे प्रतिरोध ले रखा है R इक्विवेलेंट, और इसके बाद हमारा विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इतना होने के बाद पहले सेल में बहने वाली धारा, अक्सर बच्चों को ये धारा लिखने में यहां कंफ्यूजन होगी कि कैसे लिखें, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे अपनी धारा और इसी के हिसाब से यहां लिखते हुए चले जाएंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया मतलब तुल्य धारा निकाला। जब दोनों को जोड़ा हमने, जोड़ने के बाद इस तरीके से लिखा और V को कॉमन लेना है, V को कॉमन लेना है। जब हमने V को कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया कि I बराबर E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, V कॉमन ले लिया और इस तरीके से बना। लेकिन हमने एक सेल को इसमें से प्रतिस्थापित कर दिया और जिस सेल को हमने प्रतिस्थापित किया है उसका हमने ये मान लिया कि इसका वैल्यू जो होगा तुल्य प्रतिरोध होगा जो वो R इक्विवेलेंट होगा, और तुल्य जो विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा क्या होगा, E इक्विवेलेंट होगा। फिर ये फॉर्मूला बन जाता है। वहां से ये फॉर्मूला कहां से बना, ये देखो पूरा यहां से बना। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दी तो मुझे पता चला कि यार इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है और इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है। इतना कर दिया। इतना होने के बाद दोनों सेलों को एक सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब जिसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तब ये कहानी होगी। इतना होने के बाद मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है ये कंपेयर करने के बाद। अब मैंने बोल दिया कि अगर n सेल होंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अगले सेशन में हम लोग करने वाले हैं किरचॉफ का नियम। और मैं फिर बता दूं, जो किरचॉफ का नियम है ना, केवल और केवल उसके नाम से डर लगता है, उसमें आखिर कुछ है नहीं बच्चों। किरचॉफ है ना, तो वही है ना कि एक डायलॉग था, मुझे याद नहीं आया, नहीं बोलूँगा मैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, अगर आपने अभी तक ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आज को सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो बच्चे यहाँ तक इस सेशन को देखते हुए आए हैं, मुझे यकीन है कि वो मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।